वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और इस सीरीज में आओ कुछ नया सीखे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलसी के बारे में। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस किस को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई चीज़ मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, उससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में सही समय पे जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए जानते हैं आज एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो आज कुछ नया सीखे में एलसी। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। अभी तक आपने वर्किंग कैपिटल का बैंक गारंटी सेगमेंट पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा पिछली वीडियोस में, उसके बारे में मैंने ब्रीफ में बताया था। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो एलसी है। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट या एक कहते हैं एलसी लिमिट, हमारे इंडिया में प्रचलन है। ये एक पार्ट है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है। यानी कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल आपकी डेली के या किसी भी बिजनेस डील्स के या किसी तरीके के बिजनेस प्रोसेस के लिए ज़रूरी आने वाली जो पूंजी है, जो अमाउंट है, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए या उसी के कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे बीजी है, उस हिसाब से एलसी है, इसी के हिसाब से सीसी लिमिट भी होती है। आने वाले कुछ सेगमेंट में सीसी लिमिट के बारे में भी बताऊंगा, ओवरड्राफ्ट लिमिट के बारे में भी बताऊंगा, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कवर किए जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। बहरहाल आज जो डिस्कशन का मुद्दा है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी लिमिट, राइट। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एलसी लिमिट बेसिकली वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे आप विदेशों से माल खरीदते हैं या ओवरसीज़ आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे आप गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं। सपोज़ कीजिए मैं अमेरिका से माल खरीदता हूँ, या मैं कोई ऐसी पार्टीज़ निकालता हूँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है या ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पर भी है। अब मैं उस पार्टी को नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानते, मेरा क्लाइंट। तो इसमें डील कैसे होगी? देखिए, अगर आप भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आपसे फॉर XYZ कोई कंपनी है, युगांडा की कोई कंपनी आके कहती है कि मुझे 10,000 पीस चाहिए, तो आप ऐसे ही शिप नहीं कर देंगे। आपको वो पीसेस बनाने में जो खर्चा आएगा या आपको शिपमेंट करने में, तो आप कहेंगे ना कि कल को ठीक है, आपने 10,000 पीस के लिए 1 करोड़ तो रुपए का ये ऑर्डर है, आपने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिया, मैं सारा का सारा माल अलग अलग तो भेजूंगा नहीं, क्योंकि मेरी शिपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुझे एक बार में ही भेजना पड़ेगा। मैं 10 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट में 1 करोड़ का माल कैसे भेज सकता हूँ? और ऐसे ही वो सोचेगा कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट तो अभी तक आए नहीं, गुड्स तो आए नहीं, तो मैं 1 करोड़ का 1 करोड़ कैसे ट्रांसफ़र कर दूँ? दोनों तरफ से समझ रहे ना आप? तो यहाँ पे दोनों का ट्रस्ट लेवल होता है, या कोई अननोन पार्टीज़ होती है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसमें दोनों पार्टीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, पेमेंट को लेके भी और गुड्स को लेकर भी। इंटरनेशनल ट्रेड पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, जो इंटरनेशनल ट्रेड के रियलाइजेशंस और टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स या रियलाइजेशन किस तरीके से होती है, पूरा प्रोसेस उसमें समझाया जाएगा। यहाँ पे एलसी लिमिट में 4 पार्टीज़ होती हैं। यहाँ पे बीजी में हमने देखा था 3 पार्टीज, या इन सर्कमस्टेंसेस 4 पार्टीज़ होती हैं। वैसे ही एलसी लिमिट में लेटर ऑफ क्रेडिट में भी 4 पार्टीज़ मैंडेट होती हैं। ये 4 पार्टीज़ क्या होती हैं जानते हैं। सबसे पहले होता है इंपोर्टर डोमेस्टिक, यानी कि सपोज़ कीजिए कि हम इंडिया के किसी इंपोर्टर की बात करें जो यूएस से सामान खरीद रहा है, तो वो डोमेस्टिक हो गया, राइट। यानी कि वो यहाँ का बाशिंदा है, यहाँ का पर्सन है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, भारत का नागरिक है, तो वो यहाँ का डोमेस्टिक, मैं उसको नाम देता हूँ समझने के लिए। दूसरा होता है एक्सपोर्टर, जो ओवरसीज़ है, जो यूएसए का पर्सन है, वो एक्सपोर्ट करेगा माल को या जो सामान है उसको मेरे एबीसी पर्सन, जो इंडियन पर्सन है, उसको, राइट। यहाँ पे ये 2 लोग हो गए। तीसरा होगा इशूइंग बैंक, जो कि हमारे इंडिया का बैंक होगा, जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, राइट। और चौथा होगा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, जो यूएसए का बैंक होगा या यूएसए में जो ब्रांच होगी, जो इस एलसी लिमिट को रियलाइज़ करेगा। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट और डील टू बी साइंड। सबसे पहले क्या होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील साइन होती है किसी भी तरीके के सामान के या सर्विसेज के, गुड्स के आदान प्रदान के लिए, खरीदारी के लिए एक लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। सबसे पहली कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो मेरा इंडियन पर्सन है, जो इंडियन कंपनी है, वो अप्लाई करेगी एलसी लिमिट के लिए कि सर साहब, मैंने ये 1 करोड़ का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है और मुझे इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, राइट।
मेरे पास जैसी माल, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप इंटरनेशनल तरीके से, इंटरनेशनल वे में आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो उसे आने में एटलीस्ट समझ के चलिए कि 2 महीने लग जाते हैं फॉर एग्जांपल। अब वो 2 महीने लग गए, लेकिन पेमेंट तो 2 महीने बाद नहीं दे सकते ना आप, क्योंकि उसके तरफ से तो वो जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो 2 महीने पहले शिफ्ट हो चुका है, जा चुका है उसके हाथ से। अब वो बीच में अगर आप तक नहीं पहुंचा, या वो आप तक पहुंचा और आपने पैसे नहीं दिए, तो वो आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ थोड़ी आएगा रिकवरी करने के लिए। ऐसे में एक बैंक को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो इसमें मीडिएटर की तरह काम करता है, और वो गारंटी देता है कि सर मैं यहाँ पे आपको पैसे देता हूँ, क्योंकि मैं इंपोर्टर को भी जानता हूँ जो मेरी कंट्री का है, इंडिया का है, और मैं आपको भी जानता हूँ, राइट। और इसके लिए कुछ बैंक्स आपस में ऑलरेडी करार करते हैं, इसके लिए कुछ प्रोविजंस बने इंटरनेशनल ट्रेड में, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। एक मैं आपको अभी इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, यूसीपीडीसी। एक यूसीपीडीसी एक फॉर्मेशंस है, एक प्रोविजंस है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, राइट। यूसीपीडीसी के बारे में मैं आपको और इसमें एक वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो एक कुछ इंटरनेशनल प्रोविजंस ऐसे बने हैं जो इस तरीके की डील्स को सिक्योर करते हैं, राइट। और इस तरीके की डील्स को फ्रेम करने के लिए मान्यता दी जाती है आईसीसी से, क्रिकेट वाली नहीं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, राइट। वो इस तरीके के प्रोविजंस को, जो कि यूसीपीडीसी के नाम से है, कॉमन फॉर ऑल कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज में मान्य है, सब कंट्रियों ने इसे माना है। कमर्शियल बैंक हैंडल करते हैं एलसी को, बिजनेस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ यूसीपीडीसी। यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक इस दुनिया में है जो मान्यता है, जैसे जो आरबीआई ने हमारे इस इंडिया में जिन बैंक्स को मान्यता दी है, वो सब इस प्रोविजंस को, यूसीपीडीसी की मान्यता और उसके प्रोविजंस गाइडलाइंस के हिसाब से ही एलसी लिमिट प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड वाइड। तो एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, राइट। अब कोई अमेरिका वाला ये नहीं कह सकता कि जी हमारे यहाँ ये रूल्स है, और इंडिया वाला ये नहीं कह सकता जी हमारे यहाँ रूल्स है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में यूसीपीडीसी के तहत ही काम होगा। और अगर कोई इसमें व्यवधान होता है या कोई टर्मिनेशंस होता है, तो दोनों पार्टीज में से कोई भी आईसीसी में दरवाज़ा खटखटा सकती है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, या इंटरनेशनल ट्रेड जो वो होती है, अदालत होती हैं, उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा, जब हमारा इंडियन डोमेस्टिक जो इम्पोर्टर है, जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है, जब वो एलसी लिमिट के लिए अप्लाई करेगा, तो वो उस कंट्री का नाम भी बताएगा कि सर मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और मेरे इस कंट्री में, यूएस में ये कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, और मुझे इतने का कॉन्ट्रैक्ट देना है, और मुझे आपसे इसी कंपनी के लिए एलसी लिमिट चाहिए। अब जो ये इशूइंग बैंक है यहाँ पे, जो डोमेस्टिक बैंक है, ये या तो इसकी ब्रांच इस कंट्री में हो, या फिर यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इनके करार में होता है इस बैंक के नोइंग में। सपोज कीजिए कि बैंक ऑफ अमेरिका है यहाँ पे, जिसके साथ ये मेरा इंडियन बैंक डील करता है एलसी लिमिट के लिए, तो यही सारे डॉक्यूमेंट यहाँ भेजेगा, राइट। और यही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए ये वाला जो बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, वो उस एक्सपोर्टर से ये सब वेरीफाई करेगा कि आप इंडियन एक कंपनी से डील कर रहे हैं, राइट। और वहाँ से ये एलसी लिमिट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई है, वो इसको कंफर्म कर देता है एक्सपोर्टर यहाँ पे। उसके बाद जो मेरा बैंक है वो ये बता भी देगा इन्हें कि सर मैंने ये एलसी लिमिट दी है इनको 1 करोड़ रुपए की, आप ये पता लगाइए कि ये डील सही है नहीं। और इसी के जवाब में जब ये यहाँ पे एलसी लिमिट इशू का लेटर जब यहाँ जाता है, तो ये इनको बता देते हैं कि सर हमारे पास एलसी लिमिट का लेटर भी आ गया है, और अगर आप ओके करते हैं तो ये पैसा भी आ जाएगा। जब ये पैसा यहाँ पहुँच जाता है इस बैंक में, और वो बैंक इनको वेरीफाई करा देता है एक्सपोर्टर को, तो फिर ये गुड्स जो हैं, जो सामान हैं, वो शिफ्ट कर देते हैं इंपोर्टर के पास इंडिया में, राइट। यहाँ से यहाँ आने में 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने भी लग जाते हैं। ये जो एलसी लिमिट है जो यहाँ से निकली है इस बैंक से, ये इसी टाइम बॉन्ड को, ड्यूरेशन को सेटिस्फेक्शन करने के लिए ही होती है कि एक्सपोर्टर को 3 महीने नहीं रुकना होता, वो यहाँ से इस जरिए से वो पैसा ले लेता है। अब सामान इनके पास आ गया, पैसा इनके पास पहुँच गया। अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या आता है, अब ये जो पर्सन है ये कह देते हैं सर मैंने सामान शिफ्ट कर दिया है इनको, वो अपने कस्टम के पेपर्स यहाँ पे जमा करा देता है, राइट। अब ये बैंक क्या करता है कि सर ये देखो जी हमारे क्लाइंट ने यहाँ से आपने पैसे दिए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉरवर्डेड कर देता है कि सर यहाँ से सामान सारा शिफ्ट हो चुका है। अब जब ये सामान शिफ्ट हो जाता है तो ये बैंक इसको कंफर्मेशन लेटर दे देता है वेरिफिकेशन के बाद कि भाई हमने वेरिफिकेशन कर लिया, आपके पास सामान आ जाएगा 2 महीने तक। अब इसमें ये जो मेरा डोमेस्टिक बैंक है ये इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से चार्ज करता है,
क्योंकि इसको भी तो कमाना है ना। अब इसने तो पैसे दे दिए 1 करोड़ रुपए, अब ये 1 करोड़ रुपए दान खाते में नहीं जाते, ये सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज करता है मेरा जो बैंक है इंडियन, और वो इंटरेस्ट चार्ज करता है इससे। आपने 1 करोड़ का माल लिया था, अब आपको 3 महीने बाद अगर वो माल आएगा तो माल आने के बाद जो गुड्स आने हैं, जो सामान आना है, वो बिकने में 6 महीने का टाइम तो लगेगा। हम सोच लेते हैं कि वो सारी पेमेंट 1 साल बाद आएगी, यानी कि 1 साल तक के लिए अगर मैंने आपको लिमिट में इसमें दिया हुआ है तो आप मेरे को पार्शियल पेमेंट देते देते 1 साल क्लियर करने में लगाएंगे, तो भाई 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा तकरीबन 10 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपये की डील पड़ गई इन्हें, राइट। अब ये जो 1 करोड़ रुपये का सामान खरीदा इन्होंने, ये आगे बेचेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपये में, तभी तो 10 लाख रुपये का इंटरेस्ट भी निकालेंगे और 10 लाख रुपये का प्रॉफिट भी कमाएंगे, राइट। तो ये एलसी लिमिट होती है। अब यहाँ पे इशूइंग बैंक जो है और ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, ये दोनों मेजर रोल अदा करते हैं। मेरा इंडियन बैंक या तो उसकी ब्रांचेस हों उस कंट्री में तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ढूंढता है जो उनके पैनल पे हो और वहाँ से ये सारी डील रियलाइज़ कराता है, क्योंकि ये जो बैंक है ये इसको पैसे नहीं देगा डायरेक्ट, ये इस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में देगा। और ऐसे ही एक्सपोर्टर यहाँ पे इस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से कांटेक्ट करेगा कि सर मेरी ये डील के पैसे आपके पास आए हैं, वो मेरे इस अकाउंट में मेरे को या तो ट्रांसफ़र करिए, या जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट होगा डीडी वगैरह बनवा के वो इनको दे देगा, राइट। लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एक्चुअल में ये वेरीफाई करता है कि डील हाँ इस कंट्री के हिसाब से ठीक है या जो भी है। जैसे हमारा बैंक हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा ना एलसी लिमिट देने के लिए, तो इसी तरीके से ये बैंक भी उस कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करता है, राइट। क्योंकि एक्चुअल में ये बैंक भी इतना रिस्पॉन्सिबल है जितना ये बैंक है। तो ये एलसी लिमिट इस तरीके से काम करती है, राइट। इसके बारे में और ब्रीफ अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं इसमें और कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको ब्रीफ इसमें बताऊंगा एलसी लिमिट में, या कुछ कंट्रीज़ के नाम के साथ, या कुछ इस तरीके की डील्स के एग्जांपल के साथ अगर आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर इसमें कंटेंट आपको पसंद आए हो, कुछ ज्ञानवर्धक लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में सही से जानकारी मिल जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।